हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इनक्रेडिबल केमिस्ट्री। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अच्छे से मन लगा के पढ़ रहे होंगे। ओके, ज्यादा टाइम मैं आपका नहीं लूंगी और टॉपिक पे आऊंगी। आज का बच्चों हमारा टॉपिक है शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ साथ बच्चे हम रेडियल ग्राफ्स भी देखेंगे। ठीक है, तो शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए हम पहले देखते हैं कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल बच्चों न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, वो मैक्सिमम है। यानी उस रीजन में आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। कहां तक मिल सकता है? 90 to 95% चांसेस है कि आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। ये जो मैक्सिमम है ये इक्वल है 90 to 95%। अगर हम इसे थोड़ा डायग्रामेटिकली देखें, एक रफ डायग्राम मैं आपको बना के यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। बाकी चीजें हम बाउंड्री डायग्राम्स करेंगे, बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स, उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, हमें पता है कि न्यूक्लियस सेंटर में होता है एटम के। ठीक है, और अगर हम ऑर्बिटल की बात करें तो ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन है, ये जो डॉटेड डॉटेड वाला है ये ऑर्बिटल है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस है। ठीक है, इसी रीजन में श्रोडिंगर ने बोला था आपको इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, 90 to 95% मिल सकता है। ऑर्बिटल बच्चों कई शेप्स के होते हैं। ये एक शेप से मैंने आपको समझाया है रीजन, आगे चल के हम सारी शेप्स को कवर करेंगे। ठीक है, ओके। तो अगर बच्चों इस रीजन में इलेक्ट्रॉन होने के चांसेस मैक्सिमम है, तो कुछ रीजन ऐसे भी होंगे जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता होगा। वो रीजन कौन से हैं, है ना? तो बच्चों ये अगर हम ऐसे बनाएं, देखो जो मैं अभी बना रही हूं वो नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल है आपका। ठीक है, और इसके जो बीच में ये जो खाली स्पेस बची है ये वाली, ये जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 होते हैं और इसे हम बोलते हैं, इस पूरे रीजन को 3D वाला रीजन एज्यूम करो। बॉल ले लो, बॉल के अंदर एक हॉलो है, उसके अंदर एक और बॉल पड़ी है और ये जो हॉलो वाला रीजन है यहाँ पे नोड मान लो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी दिस इज योर नोड या नोडल प्लेन। यही लिखा है, देखो, नोड या नोडल प्लेन इज अ रीजन इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0। तो नोड एक ऐसा रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। ओके बच्चों, कई बार हम ऑर्बिटल और ऑर्बिट दो चीजें हैं, एक है ऑर्बिट और एक हमने अभी बोला ऑर्बिटल। इनमें क्या डिफरेंस है? 2 मिनट लगाओ, वीडियो को पॉज करो और देखो, आपको पता है इनका डिफरेंस। देखो बच्चों, इनको आपने कंफ्यूज नहीं करना है। ये दोनों जो वर्ड हैं, ऑर्बिट और ऑर्बिटल, ये अलग अलग वर्ड हैं। कहां से आए हैं? ये ऑर्बिट बच्चों बोहर ने दिया था। ठीक है, ऑर्बिटल श्रोडिंगर ने दिया। बोहर ने क्या बोला था कि ऑर्बिट एक ऐसा वेल डिफाइंड और फिक्स्ड पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये फिक्स्ड सर्कुलर पाथ है। ये ऑर्बिटल क्या है? ये एक रीजन है जहां पे इलेक्ट्रॉन हमें मिल सकता है, मिलने के चांसेस मैक्सिमम हैं। बहुत फर्क है दोनों चीजों में। ठीक है, ये एक फिक्स्ड पोजीशन हमें बता रहा है इलेक्ट्रॉन की, ये हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा है इलेक्ट्रॉन के मिलने की। अब आप बोलोगे कि इन दोनों में कौन सा कंसेप्ट सही है? तो बच्चों ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी कौन सी है? क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी जो है वो ज्यादा एक्सेप्टेबल है। तो ऑर्बिटल हमें क्वांटम मैकेनिकल थ्योरी में मिला, श्रोडिंगर ने दिया, और हम हमेशा इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं। हम ऑर्बिट वाले कंसेप्ट पे नहीं जाते, ये प्रैक्टिकली इतना ट्रू नहीं है। ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं करना। हमने इसका डिटेल डिफरेंस भी किया था लास्ट वीडियो में, जो आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, देख लेना जाके एक बार। इन दोनों पे डिफरेंस पे आपको पक्का एक 2 मार्क क्वेश्चन आता है। मैंने आपको तब भी बताया था 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन
कई बार आपको इस टॉपिक पे, इस डिफरेंस पे पूछा गया है, ठीक है, तो आपको 4-5 पॉइंट पता होने चाहिए। ओके, ठीक है, ऑर्बिटल की बात होगी, ठीक है। नॉड, नॉड क्या थी? जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा था, इलेक्ट्रॉन मिलने के जो चांसेस थे वो 0 थे। नॉड कौन सा एरिया है? जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के जो चांसेस हैं वो 0 हैं, है ना। तो नॉड बच्चे आगे दो तरह की है, एक है रेडियल नॉड्स और एक है एंगुलर नॉड। देखो है तो नॉड्स ही दोनों, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इनमें नहीं मिलेगा, बट इनमें डिफरेंस क्या है? देखो जो रेडियल नोड है ना बच्चों हमारी, ये एक स्फेरिकल सरफेस है अराउंड द न्यूक्लियस, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 है। ये एक स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ पे ही डिफरेंस आता है, बाकी इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस तो 0 ही है। अगर हम एंगुलर नॉड की बात करें तो ये एक प्लेनर या प्लेन एरिया है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 है। इसे समझने की कोशिश करो बच्चे। स्फेरिकल एरिया, स्फेरिकल सरफेस जो है वो 3 डायमेंशन में, अगर आप एक बॉल को कंसिडर करते हो तो उसके अराउंड वाला जो एरिया है, जैसे मैंने आपको अभी नॉड और ऑर्बिटल समझाने के लिए ऐसे डायग्राम बनाई थी, तो ये जो एरिया है ये आप 2D भी ना समझो, डॉटेड वाला, ये एक 3D एरिया है, बॉल समझ लो आप एक, ठीक है। एंगुलर नॉड क्या होता है फिर? एंगुलर नॉड बच्चे देखो, पहले तो ये p ऑर्बिटल या d ऑर्बिटल्स में होता है, p या d वाले ऑर्बिटल में एंगुलर नॉड होती है, s ऑर्बिटल में कोई एंगुलर नॉड नहीं होती। ये हमने 1s वाली डायग्राम बनाई थी, आगे चल के आपको पता चलेगा। यहाँ पे आओ, एंगुलर नॉड बच्चों p और d ऑर्बिटल्स में होती है, ठीक है। p ऑर्बिटल हमने बोला था डम्बल शेप्ड है, यानी ऐसा कुछ शेप था p ऑर्बिटल का, दोनों लॉब्स सेम साइज के होते हैं, ऐसा शेप था, ठीक है। मान लेते हैं बच्चों ये एक लोब है p ऑर्बिटल का, ये वाला ऐसा वाला एक लॉब ये हो गया, ठीक है, और ये दूसरा वाला लॉब है p ऑर्बिटल का, ठीक है, सेम ही है दोनों। ओके, ये एक लॉब हो गया, ये दूसरा लॉब होगा, ऐसे पड़े हैं ये, ठीक है। ये जो पॉइंट है इनकी टिप वाला, इनके बीच में जो प्लेन है, यानी कि बच्चों मान लो ऐसे, इनके बीच में ये जो प्लेन बन रहा है, ये प्लेन दिख रहा है आपको, ये जो प्लेन है बच्चों, यहाँ पे एंगुलर नॉड है। ये जो पेपर पड़ा है, प्लेन में है पेपर, 2 डायमेंशन है इसकी, इसको प्लेनर एरिया बोलेंगे। और ये जो एरिया है वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने के जो चांसेस है वो 0 हैं, और ये एंगुलर नॉड है, ठीक है। वो 3D वाली है, ये स्फेरिकल सरफेस वाला, ये 3D है, तो ये आप एक बॉल को एज्यूम करके देख लो। ओके, ये ध्यान रखो आप, ये जो दोनों लॉब्स होते हैं ये एक जैसे होते हैं पूरे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता है, एनर्जी इनका सब कुछ सेम होता है, ठीक है। ओके, रेडियल नोड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो ये है बच्चों n माइनस एल माइनस 1। n हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी शेल का नंबर, शेल के नंबर से आप अगर सब शेल का नंबर, यानी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यानी बच्चों हमने किया था ना कि s है, अगर उसकी जो l की वैल्यू थी वो थी 0, p के लिए वैल्यू थी 1, d के लिए वैल्यू थी 2, तो यही चीज है यहाँ पे l माइनस 1। अगर आप ऐसा कर दोगे तो आपके पास रेडियल नॉड्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो एंगुलर नॉड सीधा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की इक्वल होती है, l की इक्वल होती है, ठीक है। रेडियल नॉड देखो, अगर हम 1s की बात करें तो उसके रेडियल नॉड है, कोई भी नहीं है रेडियल नॉड उसमें। कैसे? देखो 1s है, ठीक है, यहाँ पे आप फिल करो। 1s के लिए हम देखते हैं, 1s का बच्चे 1s के लिए n है, n कितना है? 1 है ना। l कितना है? l की वैल्यू s के लिए 0 होती है, 0 माइनस 1, तो 0 आ गया, 0 लिखा है हमने, है ना। 2s के लिए देखो, यहाँ पे अगर हम 2 कर दें, दिस इज 2 माइनस 1 1, यानी एक रेडियल नॉड है 2s में। 3s के लिए निकालो, 3s के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पे 3 करना है आपने, सिर्फ 3 माइनस 1 2 नॉड्स, दैट मीन्स यहाँ पे 2 रेडियल नॉड्स हैं। और s
ऑर्बिटल जो होता है उसमें हमेशा रेडियल नॉड्स होती हैं, एंगुलर नॉड नहीं होती, ठीक है। अगर हम एंगुलर नॉड की बात करें, एंगुलर नॉड का फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया, इज इक्वल टू एल होता है। अब देखो 2p का चेक करो, फॉर 2p कितनी एंगुलर नॉड्स आ रही हैं। 2p के लिए बच्चों हमें यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं चाहिए, हमें यहाँ पे l की वैल्यू चाहिए। l की कौन सी वैल्यू होती है, ये रही। s के लिए l की वैल्यू 0 है, p के लिए 1 है, d के लिए 2 है, यहाँ पे p के लिए हमने पूछा है तो 1 आ गई। ये बच्चों ये सारी रेडियल नॉड्स लिखी है मैंने, यहाँ पे रेडियल कर लो, ये सारी रेडियल नोड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। रेडियल नॉड्स, रेडियल नॉड कैसे निकालते थे, 2p के लिए अगर रेडियल नॉड निकाले, ये रहा फॉर्मूला 2p के लिए। 2p के लिए अगर हम रेडियल नॉड निकाले तो 2 माइनस 1 माइनस 1 0 आ गई, ठीक है। 3p के लिए निकाले, 3 यहाँ पे 3 माइनस 1 माइनस 1 1 आ गई। 4p के लिए निकालोगे तो 2 आ जाएगी। अगर हम इनकी एंगुलर नॉड की बात करें तो 2p के लिए बच्चों कितनी होगी एंगुलर नॉड, p की वैल्यू कितनी है 1, तो 2p के लिए जो एंगुलर नॉड है बच्चे वो रहेगी 1। 3p के लिए कितनी रहेगी, 1 ही रहेगी, ठीक है। एंगुलर नॉड मैंने आपको समझा दिया कौन सी होती है, लेकिन जो p ऑर्बिटल होता है बच्चों उसकी एंगुलर नॉड के साथ साथ एक स्फेरिकल नॉड भी है। देखो डायग्राम में आपको क्या पता चल रहा है कि सेंटर में जो प्लेन वाली नॉड आ रही है, जो मैंने अभी आपको मार्कर से भी समझाई है, वो वाली नॉड है बच्चे एंगुलर नॉड। और एक p ऑर्बिटल खत्म होने के बाद जो सर्कल लगाया है डार्क पेन से, वो वाली क्या है नॉड, स्फेरिकल नॉड। और वो स्फेरिकल नॉड जो है उसे हम रेडियल नॉड बोलते हैं, और वही रेडियल नॉड आपके सिलेबस में है, वही हम करेंगे। ओके, रेडियल ग्राफ्स। रेडियल ग्राफ्स क्या होते हैं, रेडियल ग्राफ्स बच्चे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि कहाँ पे इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी है और कहाँ पे उसकी नॉड है। यानी बच्चों ये जो ग्राफ्स हैं हमें ऑर्बिटल और नॉड्स के बारे में बताते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। यहाँ पे हम 3 तरह के रेडियल ग्राफ्स पढ़ेंगे। कौन कौन से, पहला है बच्चे रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल वेव फंक्शन, उसके बाद है रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ, या कई बार इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ भी बोलते हैं, रेडियल नहीं होता लिखा। थर्ड है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ग्राफ्स, ठीक है। अब समझो ये क्या क्या है। रेडियल वेव फंक्शन, ये बच्चे ग्राफ है वेव फंक्शन और आर के बीच में। अब ये आर क्या है, आर है बच्चे इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। देखो अगर आपको याद हो, हमने बोला था ये जो वेव फंक्शन है ये हमें कोई इटसेल्फ इसका कुछ सिग्निफिकेंस नहीं है हमारे लेवल पे, ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो हमें कोऑर्डिनेट्स देती थी, जिसने हमें क्वांटम नंबर्स दिए थे, है ना। जो रेडियल प्रोबेबिलिटी ग्राफ्स है बच्चे, वो हमें साई स्क्वायर और आर के बीच में ग्राफ देंगे। साई स्क्वायर क्या था, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम थी, ठीक है। और रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ग्राफ कौन से हो गए, मान लो किसी छोटे dv वॉल्यूम में, dv बहुत ही छोटा वॉल्यूम है, बहुत ही छोटा रीजन है, इसमें अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए तो हम इसको, ये चीज हम ढूंढेंगे। ये वही चीज है dv का, सिर्फ हमने यहाँ पे खोल के लिख दिया उसको। हम देखेंगे कि कैसे ये जो dv है 4 पाई आर स्क्वायर बना। तो ये ग्राफ्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ्स है। बच्चे इसको छोड़ के चले जाते हैं पेपर में, करते नहीं है, ऐसा मान के कि ये मुश्किल है, बट नहीं, आप एंड तक जाओ, हम बहुत अच्छे से समझेंगे इस ग्राफ को। ओके बच्चों, सबसे पहले हम रेडियल वेव फंक्शन ग्राफ समझेंगे, यानी कि जो ग्राफ्स हैं बिटवीन साई एंड आर, आर यानी डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। इसके लिए पहले आप 2-3 पॉइंट समझते हैं, फिर आप इसको खुद से ड्रॉ कर पाओगे। पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट है बच्चे इसका, यहाँ पे लिखते हैं। पहला पॉइंट क्या है बच्चे, ये जो ग्राफ है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, इसमें ये जो
वेव फंक्शन है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। यानी जो वेव फंक्शन है उसका साइन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसका क्या मतलब है? देखो, वेव फंक्शन बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इससे हमें कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं, हमें ये सारी चीजें पता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह से हो सकती है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव बच्चे यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, कि चार्ज नहीं, बिल्कुल नहीं। ये बच्चे पॉजिटिव और नेगेटिव आपके जो फर्दर हम केमिकल बॉन्डिंग समझेंगे उसमें इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। यहाँ पे आप इतना देख लो कि ये जो ग्राफ्स हैं, अगर मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ये ऐसे ऐसे बन सकता है। यहाँ पे बना दो, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो ग्राफ्स हैं वो ऐसे ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। ये जो ग्राफ्स हैं ऐसे ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे देखेंगे हम स्टार्टिंग पोजीशन मैक्सिमा से स्टार्ट हो रहा है या 0 0 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट हो रहा है, ये बाद की बात है। अभी के लिए इसका क्रेस्ट और इसका ट्रफ ऐसे ये बन सकते हैं, ठीक है, ग्राफ्स। ओके, सेकेंड चीज क्या है इसमें? सेकेंड बच्चे आपको मैंने बोला था आपको कि रेडियल नॉड्स आपके सिलेबस में है, हम रेडियल ग्राफ्स ही कर रहे हैं, तो आपको रेडियल नॉड्स निकालने आनी चाहिए। रेडियल नॉड्स का क्या फॉर्मूला किया था हमने? रेडियल नॉड्स थी बच्चों n माइनस l माइनस 0। ये दोनों चीजें कंसिडर करके चलेंगे हम, ठीक है, और ग्राफ को बनाएंगे। ओके बच्चे, हम देखो सारे जो ग्राफ्स हैं वो कौन कौन से ग्राफ बनाएंगे? सारे ग्राफ्स में हम 1s का, 2s का, 2p का ग्राफ देखेंगे। ये 3 ग्राफ देखेंगे हम हर टाइप में, ठीक है, और बाकी के ग्राफ आप खुद से बनाने लायक हो जाओगे। सबसे पहले 1s पे आते हैं, ठीक है, 1s पे आते हैं। सबसे पहले बच्चे 1s की शेप क्या होती है? आपको बताया था s की शेप क्या होती है। s की शेप होती है बच्चे स्फेरिकल। यानी बच्चे अगर हम क्या करें, अगर हम ये एक न्यूक्लियस लगा दें, ये डॉट न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अराउंड ऐसा जो सरफेस है, ये वाला सारा सरफेस, ये 1s है ना, ऐसा कुछ होता है 1s। तो यानी कि न्यूक्लियस के स्फेरिकल, जो न्यूक्लियस का स्फेरिकल एरिया है उसके आसपास तीनों डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दिख रही है हमें। और बच्चे जो न्यूक्लियस के सबसे पास वाला एरिया है, मान लो ये वाले एरिया की हम बात कर रहे हैं, ये वाला एरिया की बात कर रहे हैं, तो इस वाले एरिया में जो इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी वो इस वाले एरिया से ज्यादा होगी। समझ पा रहे हो मेरी बात? कि जो इलेक्ट्रॉन का एरिया न्यूक्लियस के पास है वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी। जैसे जैसे हम डिस्टेंस पे आते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाएगी। न्यूक्लियस से डिस्टेंस ज्यादा, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम। न्यूक्लियस से डिस्टेंस कम, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस ज्यादा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, ठीक है। बट इस रीजन में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये तो हमें पता है क्योंकि ये ऑर्बिटल है। ओके, ये भी चीज हमने समझ ली। अब देखो धीरे धीरे आपको बातें समझ आएंगी, बहुत ही इजी है। ओके, अब हम नॉड्स देखते हैं। रेडियल नॉड अगर हम निकालें, रेडियल नॉड Rn n माइनस l माइनस 0 होता है। 1s के लिए n है 1, l कितना है? s के लिए l की वैल्यू 0 होती है, माइनस 1 कितना बना ये? 0। कोई नॉड नहीं है, ठीक है, कोई नॉड नहीं है यहाँ पे। ये भी चीज देखते हैं हम कैसे। कोई नॉड अगर नहीं होगी तो यानी यहाँ पे जो रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसमें कुछ स्पेस छोड़ के अगला कुछ रीजन नहीं है जहाँ पे ऑर्बिटल है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलेगा हमें। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाए 1s का बच्चों, तो दिस इज साई और ये r हो गया। अब देखो ये वाला जो टिप है वहां पे r इक्वल टू 0 है, ठीक है, यानी न्यूक्लियस के ऊपर वाली सरफेस। अब देखो न्यूक्लियस के ऊपर तो, सरफेस के ऊपर तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े, न्यूक्लियस से 0 डिस्टेंस है। इलेक्ट्रॉन का अगर न्यूक्लियस से 0 डिस्टेंस है,
या न्यूक्लियस से जीरो डिस्टेंस पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा, ठीक है। यानी कि हम ग्राफ यहां से तो शुरू नहीं करेंगे, है ना, यहां से शुरू करें फिर नहीं। हमने ये बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट पोजीशन पे सबसे ज्यादा उसकी प्रोबेबिलिटी होती है ना। लेकिन बच्चों देखो, एक सूटेबल एरिया से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट होना शुरू होते हैं। ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के ऊपर पड़े हैं, कुछ रिपल्शंस भी हैं। एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, फिर कम कम होते जाते हैं। यानी कि हम ग्राफ को यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक सर्टेन न्यूक्लियस से एक सर्टेन डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पड़े थे। पूरे रीजन में से एक सर्टेन डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पड़े थे। मान लो ये ग्रीन वाला न्यूक्लियस है और ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इसके बाद अगर आप देखोगे अगले पॉइंट पे, वहां पे इलेक्ट्रॉन कम होंगे, उसके अगले पॉइंट पे और कम होंगे, और इसके बाद तो इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। यानी इलेक्ट्रॉन्स या मैक्सिमम से स्टार्ट होते होते जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स कम होते जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अगर ये वाला जो हमने ग्राफ बनाया है, ये वाला आर वाले लाइन को, एक्स एक्सिस को जिसे हम बोलते हैं, टच कर लेता तो वहां नॉड बन जाती। नॉड कैसे बन जाती? क्योंकि वहां पे फाई की वैल्यू 0 हो जाती। इस पूरी लाइन पे फाई की वैल्यू 0 है। अगर हम टच कर देंगे तो फाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 हो जाएंगी, नॉड बन जाएगी। तो आपने इसको टच नहीं कराना ग्राफ को, हमने 0 नॉड लेके चलना है, ठीक है। समझ आया आपको? सेकेंड वाला देखते हैं, 2s देखते हैं। 2s से और क्लियर होगा। 2s की सबसे पहले बच्चों रेडियल नॉड्स निकाल लो, n-l-1। फॉर्मूला नहीं लिखूंगी मैं बार बार। 2s 2 माइनस 0 माइनस 1, यानी एक नॉड है इसमें, ठीक है। अगर हम ग्राफ बनाएं बच्चों, दिस इज साई, दिस इज आर। अगेन वही चीज कि न्यूक्लियस के ऊपर, न्यूक्लियस के 0 डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं पड़े, ठीक है। ग्राफ मैक्सिमम से शुरू होगा, मैक्सिमम से ये लो हमने शुरू कर दिया। अब यहाँ पे तो एक नॉड है, ये रही एक नॉड, तो हमें बच्चों इस लाइन को यहाँ इससे टच करना पड़ेगा। कर दिया टच, ठीक है। एक नॉड है, ऐसे ले जाओ, ठीक है, ऐसे ऐसे बनेगा। ये जो है बच्चे, ये जो टच हो रहा है यहाँ पे, ये जो हमारी बनी ये चीज, दिस इज नॉड, और 2s के पास एक नॉड है, ठीक है। हम ग्राफ यहां से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं मैं फिर से बता रही हूं आपको। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन के 0 डिस्टेंस पे तो कोई इलेक्ट्रॉन, सॉरी, न्यूक्लियस के 0 डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा है। लेकिन बच्चों न्यूक्लियस के एक सर्टेन डिस्टेंस से जब इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी आती है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो यहां से मान लो एक ये वाला जो रीजन है, ये वाला जो रीजन है r इज इक्वल्स टू कुछ भी मान लो, r इज इक्वल्स टू मान लो ए वाले रीजन पे हमें इलेक्ट्रॉन मिलने स्टार्ट हुए। इलेक्ट्रॉन मिलने स्टार्ट हुए तो वहां ए वाली पोजीशन से बाकी सब पोजीशन से इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी थी वो मैक्सिमम थी। वहां पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे। जैसे जैसे हमने न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाया वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन कम होते गए। एक टाइम ऐसा आया जब इलेक्ट्रॉन थे ही नहीं, नॉड बन गई, फिर से इलेक्ट्रॉन शुरू हुए, ठीक है, फिर ज्यादा हुए और फिर कांस्टेंट। ये चीज देखो कैसे आप समझोगे। देखो बच्चों, ये मान लो हमारा न्यूक्लियस है, दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है। अब देखो यहां पे इलेक्ट्रॉन पड़े थे, ये जो सारा रीजन है यहां पे इलेक्ट्रॉन थे, इसको सेंटर में बना देते हैं, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन थे, न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा, उसके बाद कम कम होते गए, ऐसा, ठीक है। फिर एक पोर्शन आया, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं थे। फिर यहां से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स आने स्टार्ट हो गए ये वाले पोजीशन में, यानी ये वाला, इसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ,
ठीक है, यानी कि बच्चों ये जो गैप छोड़ा है मैंने, ये वाला गैप है जो दिस वन गैप, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था, ये है नॉड, ये नॉड बनी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे सेंटर वाले में, यहाँ पे नहीं थे, देखो यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नहीं है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं है, नॉड बनी, फिर आ गई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ऐसा। और हमने बोला था जो ग्राफ है वो ऐसे बनेंगे, अगर नॉड आएगी तो नॉड से ग्राफ ये कट करता हुआ एक्स एक्सिस को वापस आएगा। अब देखो सेकंड नॉड नहीं थी, ये सेकंड नॉड होगी, ये फर्स्ट नॉड होगी, ये सेकंड नॉड होगी, यहाँ पे एक ही नॉड थी तो यहाँ पे हमने वन नॉड बना दी, अगर दूसरी होती तो ये दोबारा कट कर जाता इसको और ऊपर आ जाता ग्राफ, लेकिन नहीं, एक ही नॉड थी। ओके, अब बच्चे हम 2p की बात करते हैं। 2p के लिए पहले तो रेडियल नॉड्स निकालो, कितनी रेडियल नॉड्स है? रेडियल नॉड्स होगी बच्चों n2 है, यहाँ पे l कितना है, p की वैल्यू कितनी होती है, एजिमुथल नंबर की कितनी होती है वैल्यू, 1 होती है, 1 याद है ना ये वैल्यूज आपको। s के लिए l की वैल्यू होती है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ठीक है ऐसे होती है वैल्यूज। ओके, तो अगर हम ग्राफ बनाएं 2p के लिए तो यहाँ पे 0 नॉड है, कोई नॉड नहीं है, तो कैसे बनेगा ग्राफ? तो आप बोलोगे ये तो ये ऐसा बनेगा, दिस इज साइड, दिस इज आर, ऐसा है ना, ऐसा बनेगा ना बच्चों 1s की जैसा। ये वाला 1s और 2p का ग्राफ सेम है ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं बनेगा। अब समझो, देखो जो p ऑर्बिटल होता है बच्चों, उसकी शेप क्या होती है? उसकी शेप होती है डम्बल शेप्ड, ऐसी शेप होती है उसकी, है ना। और हमने यहाँ पे बीच में अंदर की तरफ, मैंने आपको अभी मार्कर से समझाया था, यहाँ पे नॉड होती है ना। और बच्चे ये न्यूक्लियस है, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ये न्यूक्लियस होता है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन पड़े होते हैं ये दो लॉब्स में, और इन दो लॉब्स में इलेक्ट्रॉन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स बच्चे जो होते हैं ना, वो कॉर्नर पे पड़े होते हैं, यहाँ होते हैं, ठीक है। यानी अगर न्यूक्लियस का 0 डिस्टेंस है, r इज इक्वल्स टू 0 है, तो न्यूक्लियस के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन पड़े ही नहीं है, हमें पता है। न्यूक्लियस का कुछ सर्टेन डिस्टेंस a है, मान लो ये वाला, यहाँ पे भी नहीं पड़े इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, ये है इलेक्ट्रॉन का एरिया, ये वाला। तो यानी कि बच्चे न्यूक्लियस के कुछ डिस्टेंस पे, ये जो हमने किया यहाँ पे a डिस्टेंस पे, मान लो a डिस्टेंस पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े यहाँ पे, तो बच्चे न्यूक्लियस के a डिस्टेंस पे 0 इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। उसके बहुत बाद ये जो p ऑर्बिटल है, उसके एक्सट्रीम पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जब हम उसके एक्सट्रीम पोजीशंस पे जाते हैं, यानी a पे भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके बाद भी इलेक्ट्रॉन नहीं पड़े, यानी 0 इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पे। ये जो ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट होगा, एक टाइम पे मैक्सिमम हो गए, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन खत्म हो गए तो दोबारा गिर गया ग्राफ। नॉड नहीं बनानी तो ग्राफ स्ट्रेट आएगा, ऐसे कोई नॉड नहीं है, ऐसे आएगा ग्राफ। तो यानी हमने यहां से कंक्लूजन निकाल दिया बच्चों कि यहां पे लिखते हैं कि एस के जो सारे ग्राफ्स हैं वो कहां से स्टार्ट होते हैं? वो स्टार्ट होते हैं मैक्सिमम से। क्यों मैक्सिमम से स्टार्ट होते हैं? क्योंकि एस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। लेकिन जो पी ऑर्बिटल होता है वहां पे जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो जो हमारा प्रोबेबिलिटी, हमारा रेडियल वेव फंक्शन है वो 0 0 कोऑर्डिनेट से स्टार्ट है। ये कंक्लूजन हो गया ये ग्राफ्स का। अब बच्चे अगर मैं आपको बोलूं कि आप 3D का ग्राफ बनाओ तो आप बना पाओगे? ओके, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ग्राफ्स, ये ग्राफ होता है बच्चों साई स्क्वायर और आर के बीच में, यानी साई स्क्वायर वर्सेस आर, है ना। इसके लिए भी हम 2-3 बातें पहले समझेंगे। सबसे पहले बच्चे साई स्क्वायर क्या होता है? साई स्क्वायर होता है ऐसा रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी
ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, है ना? कितनी मैक्सिमम? 90 to 95%। ओके, हमने देखो जब साई का ग्राफ पढ़ा तो साई के लिए हमने बोला कि जो ग्राफ है वो पॉजिटिव भी बन सकता है, नेगेटिव भी बन सकता है। लेकिन बच्चे अगर हम इसी साई का स्क्वायर कर दें तो मैथमेटिकली जो ग्राफ हैं वो सिर्फ पॉजिटिव बनेंगे, नेगेटिव नहीं बनेंगे। -1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 होता है। -2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। अगर मान लो साई जो है वो माइनस और प्लस दोनों तरह से ग्राफ दिखाती थी, तो साई का जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाले भी प्लस हो जाएंगे। ऐसा होता है ना, सिंपल मैथ्स है ना? तो यानी ये जो हम साई स्क्वायर और आर के बीच में जो ग्राफ बनाएंगे वो कुछ ऐसे बनाएंगे बच्चों। देखो मान लो अगर हम यहां से ग्राफ बना रहे हैं तो ये यहां से ऊपर ही बनेगा ग्राफ ऐसे, ठीक है? ये ऐसे नहीं बनेगा, ये ग्राफ नहीं बनेगा। ये साई आर के लिए था, ये साई स्क्वायर आर के लिए ग्राफ है। ओके, दूसरी बात, रेडियल नॉड्स का फॉर्मूला दोबारा लिख देती हूं मैं। जो रेडियल नॉड्स होती हैं बच्चों, दैट इज इक्वल टू n माइनस l माइनस 1। ठीक है, दो चीजें आपने फिर से ध्यान रखनी है। ओके, वो नॉड वाला कंसेप्ट कि नॉड कब बनेगा? जब एक्स एक्सिस को, ये वाली एक्सिस को टच करेगा तो नॉड बनेगी, नहीं टच करेगा, नहीं नॉड है तो नहीं टच करवाएंगे, है ना? इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ओके, सबसे पहले हम 1s का ग्राफ देखते हैं, साई स्क्वायर और आर के बीच का। सबसे पहले फिर हम क्या करेंगे, अगर हमने ये ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम रेडियल नॉड्स निकालते हैं। रेडियल नॉड से ही हमें वही पता चलता है कि ग्राफ कैसा बनेगा, क्या उसकी पोजीशन एक्स एक्सिस से वो टच कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या है कंसेप्ट। n माइनस एल माइनस 1 है, n इज 1, l इज 0 एंड 1 0 आ गई। रेडियल नॉड्स बच्चे 0 हैं। अच्छा, तो ग्राफ देखो वही सेम होता है। अगर मान लो ये न्यूक्लियस था, ये वाला न्यूक्लियस था, तो इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी थी ये इसके ऐसे थी, है ना? हमने अभी पीछे देखा। तो यानी ये जो ग्राफ है वापस से वहीं से शुरू होंगी। एस के लिए जो ग्राफ्स हैं वो यहीं से मैक्सिमम से शुरू होंगे। ये मैक्सिमम हमने स्टार्ट कर दिया, हमने नॉड नहीं बनानी तो ऐसा ग्राफ बन गया। ओके, 2s के रेडियल नॉड्स निकालो। रेडियल नॉड्स हो गए बच्चे 2 माइनस एल की वैल्यू है 0 माइनस 1, तो ये आ गया 1। एक रेडियल नॉड बनेगी। और बच्चे हमेशा, मैं फिर से बता रही हूँ, एस के लिए जो हमारा ग्राफ है वो मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। मैक्सिमम से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास बहुत ही डेंसली प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे। तो हम हमेशा जो ग्राफ है बच्चे वो स्टार्ट करेंगे यहाँ से ऐसे, और इसकी एक हमें पता नॉड बन रही है, एक नॉड बन रही है ऐसे। ओके, एक नॉड बन रही है, क्या हम ऐसे बनाएंगे ग्राफ? नहीं। देखो हमने बोला ये जो ग्राफ्स हैं साई स्क्वायर वाले ये हमेशा पॉजिटिव बनेंगे, तो ये नीचे नहीं आएगा कभी भी, ये यहां से ही बेंड होके ऐसे हो जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे बनेंगे आपके ग्राफ। ये होगी आपकी एक नॉड। ठीक है, ये एक नॉड होगी। ग्राफ हमेशा पॉजिटिव सेंस में बनना है। ठीक है, साई स्क्वायर और आर का। ठीक है, यानी बच्चों अभी तक हमने क्या देखा
जो एस के ग्राफ हैं वो हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहे हैं दो केसेस में। कौन कौन से केसेस थे? अगर हम साई और आर के बीच का ग्राफ बनाएं और अगर हम साई स्क्वायर और आर के बीच का केस बनाएं। जो हम थर्ड वाला ग्राफ करेंगे वहां पे मैक्सिमम से नहीं स्टार्ट होगा एस, वो हम बताएंगे क्यों। लेकिन बच्चे जब हम पी की बात करें तो पी और डी हमेशा 0 0 से स्टार्ट होते हैं, हमेशा, चाहे वो साई आर की बात हो, चाहे वो साई स्क्वायर बाय आर का ग्राफ हो, चाहे वो 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर बाय आर का ग्राफ हो, हमेशा वो 0 0 से स्टार्ट होते हैं। क्यों 0 0 से स्टार्ट हो रहे थे मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ये देखो, ये पी ऑर्बिटल था ऐसा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस मैक्सिमम कहाँ थे? एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है। जब ये न्यूक्लियस है, इतने ज्यादा डिस्टेंस पे, ये हमने ए डिस्टेंस माना था, ठीक है। ए डिस्टेंस पे एस में इलेक्ट्रॉन मिलने शुरू हो गए थे और बहुत ज्यादा थे। लेकिन यहाँ पे तो बहुत बाद जाके न्यूक्लियस के आसपास कहीं पे नहीं है इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक्सट्रीम पोजीशन ये जो दिख रही है आपको, ये वाले ग्राफ में ये जो पोजीशंस दिख रही हैं आपको डॉटेड फॉर्म में, यहाँ पे हमारे जो न्यू इलेक्ट्रॉन्स हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। थर्ड ग्राफ देख लो अब आप 2p का। 2p के ग्राफ के लिए रेडियल नॉट्स निकालो। रेडियल नॉट्स कितनी आ गई? रेडियल नॉट्स 2 -1 -1 इज इक्वल्स टू 0 आ रही है रेडियल नॉट। देखो यहाँ पे ग्राफ बना लेते हैं, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ हमने बनाना है और ये ग्राफ हमेशा 0 से, r इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट होता है बच्चों, 0 से स्टार्ट होता है, ऐसा जाएगा और ये टच नहीं करेगा हमारी r वाली एक्सिस को, x एक्सिस को, क्योंकि कोई नॉड नहीं है। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ग्राफ्स पे आते हैं जो हम बनाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस r के बीच। अब देखो ये क्या चीज है, ये बड़ी सारी जो हमने ली है इसको हम देखते हैं अभी। देखो हमने अगर मान लो बहुत ही स्मॉल रीजन के लिए, बहुत ही मान लो एक स्मॉल एरिया है, ठीक है, जो है dv, इतनी स्मॉल वॉल्यूम है, इस एरिया के लिए हमने प्रोबेबिलिटी अगर निकालनी है इलेक्ट्रॉन की तो हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी फॉर dv रीजन, dv को साई स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये जो dv है ना, ये इसकी वैल्यू ही है, ये इतनी बड़ी। इसको देखते हैं हम कैसे, ठीक है। अब देखो ये जो dv वाला रीजन है ये हम कंसिडर करते हैं कौन सा है। मान लो बच्चों ये हमारा एक शेल है, ठीक है, ये हो गया रेडियस r, ये वाला हो गया r प्लस dv। तो बच्चे ये जो बचा ना, ये dv वाला, dr वाला रीजन वो हमने निकालना है, उसके वॉल्यूम हमें निकालने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? तो लिखो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस कितना है? dr। निकालने के लिए क्या करेंगे हम? ये जो बड़ा वाला स्फीयर है उसमें से ये छोटे वाले स्फीयर को अगर माइनस कर दें तो dr, जो हमारा इसका dr वाला जो रीजन है वो आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे? बड़े वाले जो वॉल्यूम है, बड़े वाले का लिख लो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद, बड़े वाले का कितना है? r प्लस dr विद रेडियस इक्वल्स टू r प्लस dr में से माइनस कर देंगे छोटे वाले को, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस इक्वल्स टू r। अगर बड़े वाले स्फीयर में छोटे वाला हम माइनस कर देंगे तो हमें ये dr वाला रीजन मिल जाएगा,
ठीक है, हम उसी की ही वॉल्यूम निकालना चाहते हैं। ओके, ये तो सिंपल मैथ्स है। अगर हम स्फीयर की वॉल्यूम देखें तो 4/3 पाई आर का क्यूब होती है, यानी कि ऐसा। इस पे आइडेंटिटी लगेगी a+b होल क्यूब वाली। इसमें से माइनस करो बच्चों 4/3 पाई आर, इधर रेडियस आर ही था, आर क्यूब। अब इसको खोल दो, ब्रैकेट्स को ओपन कर दो, 4/3 पाई, ये पूरी आइडेंटिटी लिखो, आर क्यूब होती है प्लस बी आर क्यूब प्लस 3 a²b, ऐसे होती है ना आइडेंटिटी। मैथ्स पढ़ाना पड़ रहा है। a+b का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a³ प्लस b³ प्लस 3a²b माइनस 3ab² प्लस 3ab², ऐसे होता है ना। तो वही लिख रहे हैं, a² लिख दिया, b² लिख दिया, प्लस 3a²b यानी r²dr प्लस ab² यानी 3r का स्क्वायर। और ये चीज वैसे की वैसे लिख दो, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो dr ऑलरेडी इतना छोटा था, उसकी स्क्वायर और क्यूब की वैल्यूज तो और भी छोटी हो जाएंगी, है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो dr का क्यूब है और dr का स्क्वायर है, इसको निग्लेक्ट कर देंगे। dr खुद ही बहुत छोटा है और छोटे की अगर स्क्वायर करें, अगर मान लो 0.01 का हम स्क्वायर करें तो 0.0001 आएगा। अगर हम इस वैल्यू का क्यूब करें तो क्या आएगा, 0.000001 ऐसा आएगा, इतना छोटा है। तो ये हम क्वांटिटीज निग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। ओके, हमने ये निग्लेक्ट कर दी, तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमारे पास आएगा 4/3 पाई आर का क्यूब। ये निग्लेक्टेड हो गया, ये वाली वैल्यू लिख लो, ये दो वैल्यूज हमारे पास बची हैं, ठीक है। ये पूरा निग्लेक्ट कर दो। देखो कोई भी छोटे नंबर से, मान लो 5, ये मान लो बहुत ही छोटा नंबर है, 0.0001 है, उससे आप 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत बच्चे छोटी वैल्यू आएगी, तो इसको भी आप पूरा निग्लेक्ट कर सकते हो। -4/3 पाई आर क्यूब, इसको ओपन करके लिख दो, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, है ना, और ये वाला इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 4/3 पाई इंटू 3r² माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अब देखो ये वाला और ये वाले पूरे सेम थे और कैंसिल आउट हो गए, हमारे पास सिर्फ ये वाली क्वांटिटी बची है। इसमें से भी 3 के साथ 3 कैंसिल हो गया, और बाकी चीजें क्या बचती हैं बच्चे, बाकी आपके पास बचता है 4πr²dr, और इसको यहाँ पे फिल कर दो साई स्क्वायर के साथ, और हम इसी चीज का ग्राफ बना रहे हैं। अब हम ग्राफ्स देखेंगे बच्चों। ग्राफ में देखो सबसे पहले हम करते हैं 1s का ग्राफ। 1s के ग्राफ में हम पहले तो देखो वही 2-3 चीजें कि साई स्क्वायर है, साई स्क्वायर है, तो ये जो ग्राफ्स बनेंगे बच्चे 4πr² साई स्क्वायर बाय आर के, ये हमेशा पॉजिटिव बनेंगे, ठीक है, पॉजिटिव बनेंगे क्योंकि वही साई स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है। तो 1s की रेडियल नॉड्स निकालते थे हम पहले, तो रेडियल नॉड्स बचे 1 -0 -1, अभी तक तो याद हो गया होगा, 0 नॉड आती है 1s की, ठीक है। 1s की 0 नॉड आती है, यानी अगर हम ग्राफ बनाएं 4πr² साई स्क्वायर वर्सेस आर का, तो कैसा बनेगा, तो क्या ये मैक्सिमम से स्टार्ट होगा, एस का मैक्सिमम से स्टार्ट होता था, नहीं बच्चों। देखो ये ग्राफ है ना हमारे पास क्वांटिटी क्या है 4πr²
आर स्क्वायर साई स्क्वायर। अगर मान लो साई बहुत ही बड़ा है, इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है, मान लो ये जो साई की वैल्यू है ये 10⁸ है, 10⁸ है मान लो, ठीक है। फिर भी अगर रेडियस 0 है, अगर r इज इक्वल्स टू 0 है, तो ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, है ना। यानी इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे। अगर हम 0 की बात करें, r इज इक्वल्स टू 0 की बात करें, तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिल रहे, तो ये ग्राफ हमेशा 0 0 से स्टार्ट होंगे, और 0 इसकी नॉड है, तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐड कर लो ये जो शॉर्ट ट्रिक्स मैंने लिखी है कि s का जो ग्राफ है वो 0 0 से स्टार्ट होता है, दूसरे मार्कर से लिखते हैं, s का जो ग्राफ है वो 0 0 से स्टार्ट होता है जब हम 4 पाई साई का स्क्वायर, r का स्क्वायर और r के ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। d और p का हमेशा तीनों के लिए, चाहे आप साई बाय r का ग्राफ बना रहे हो, चाहे आप साई स्क्वायर वर्सेस r का बना रहे हो, चाहे आप 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर वर्सेस r का ग्राफ बना रहे हो, हमेशा जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो 0 होगा। s के लिए हमेशा मैक्सिमम है, लेकिन जो वॉल्यूम वाला हमने केस किया है वो 0 0 से है, क्योंकि यहाँ पे ये r यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। किसी और में देखो जब हम ग्राफ बना रहे थे, जब हमने साई और r का ग्राफ बनाया या साई स्क्वायर और r का ग्राफ बनाया, यहाँ पे r नहीं था, इसमें r आ रहा है। जब हम 4 पाई r स्क्वायर साई स्क्वायर बना रहे हैं, यहाँ पे r की वैल्यू आ रही है, और अगर यहाँ पे r इक्वल टू 0 है तो ये पूरी इक्वेशन 0 बन के आ जाएगी। यहाँ पे नहीं था r तो यहाँ पे नहीं आई, है ना। 2s के लिए देखते हैं। 2s के लिए रेडियल नॉड्स हैं बच्चे 1 -0 2 -0 -1 इज 1 रेडियल नॉड। अगेन ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक जो है, एक यहाँ पे रेडियल नॉड आई है। रेडियल नॉड का बताओ मुझे कैसे ग्राफ बना है आपकी कॉपी में, कॉपीज तो लेके बैठते होगे ना, कैसे बना आपका ग्राफ। अच्छा, यहां से हमने स्टार्ट किया, यहां से हमने ऐसे स्टार्ट किया ये ग्राफ, और ये नॉड होगी, है ना। पर ये ग्राफ नीचे नहीं जाएगा, हमेशा पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव बनाना है। साई का स्क्वायर है तो ये यहां से ही वापिस आ जाएगा, ऐसा बनेगा ये कुछ, ठीक है। ओके, ये होगी इसकी नॉड, ये वाली जो है ये होगी इसकी नॉड। ओके, तो अगर बच्चे हम 2p की बात करें, 2p की रेडियल नॉड्स हैं 2 -1 -1 दैट इज 0, 0 नॉड है। ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा, 0 0 से स्टार्ट होगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ग्राफ किसके बीच में था, r और 4 पाई r स्क्वायर साई का स्क्वायर, ऐसा बनेगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। आई नो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन अब कुछ ही टॉपिक्स रह गए हैं। एक तो बाउंड्री डायग्राम्स रह गई हैं, वो भी आपको थोड़ी बहुत आती हैं, आपको एस की पी की शेप्स पता है, ठीक है। और एक हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रह गई है कि कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे हमने के एल एम एन के लिए तो आपने की होगी, के में 2 जाते हैं, 8 जाते हैं, इसमें ये तो की होगी, लेकिन अब हमने सबशेल्स भी पढ़ लिए हैं, अब हमने एस पी डी भी पढ़ लिया है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन को फिट करना पड़ेगा, ये चीज हमने देखनी है, ठीक है। इसके लिए हम 2-3 रूल्स भी करेंगे, है ना। वो सब चीजें मैं कोशिश करूंगी नेक्स्ट लेक्चर में कवर हो जाएं। और बच्चे, अगर आपको कोई भी लेक्चर में दिक्कत आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप अपना डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग।